हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि गंगा के अंदर बगैर कपड़े के लोगों ने जाकर के स्नान किया कि नहीं किया? नागा साधु बोलते हैं उनको, जाकर के इलाहाबाद में उत्तराखंड में नंगे होकर के नहाए, टेलीविजन चैनलों पर चलाया गया। हमने कभी एतराज नहीं किया क्योंकि ये उनकी आस्था का मामला है। संविधान इजाजत देता है, अगर तुम्हें कपड़े नहीं पसंद है तो मत पहनो। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े पहनते हैं अलग कलर के, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिले हुए कपड़े पहनते ही नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भगवा कलर के पहनते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। इस देश में कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, चूहा खाने वाले, सूअर खाने वाले भी हैं। हमारे देश का संविधान उन्हें इजाजत देता है, अपनी मर्जी से तुम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो संवैधानिक तरीके से। लेकिन इस देश के अंदर आप देखते हैं तमाम मजहब के लोग तमाम मजहब के मानने वाले हैं। हर किसी का तरीका अलग है, शादी ब्याह का तरीका अलग है, तलाक का तरीका अलग है, इबादत का तरीका अलग है। 48 घंटे 24 घंटे कीर्तन चलते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, 24 लाउंडर लगाए जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, 24 घंटे बजते। हमने कभी एतराज नहीं किया, किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया, लेकिन मेरी मस्जिदों में आवाज होती है अल्लाहू अकबर की, तो इनकी नींद में खलल पड़ता है। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से लाउंडर उतरवा दिए गए। मुसलमानों के लीडर बनने वाले खामोश रहे। हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई थी, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कानून लाया गया, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस वक्त 23 MP मुसलमान थे। एक आलिम भी थे जिनका ताल्लुक किशनगंज से था, मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था। और मेरे लीडर बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट साहब भी उसी पार्लियामेंट में थे। कानून आया, जब बिल पेश किया गया तो उस बिल की मुखालिफत में अगर कोई खड़ा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट साहब। मेरे आकर की शरीयत को शहीद किया जा रहा था। एक आलिम जो दारुल उलूम देवबंद के शूरा के मेंबर थे, उनकी पार्टी में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। बेचारे मजबूर होकर के उन्होंने अपना वीडियो डाला और कहा कि मुझे मेरी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। आप बताइए मुझे, ऐवानों में पार्टियां बोलती है, कोई मिंबर नहीं बोलता। याद रखिए इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन अगर हम अभी भी उसी गुलामी में मुब्तला रहे तो आने वाला कल बहुत ही खतरनाक और अंधेरा होगा। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस देश के अंदर आजादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत गांव की हिफाजत हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपके मदारिस, आपकी मसाजिद की हिफाजत हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की हिफाजत हो सके, अगर आप चाहते हैं आपकी शरीयत की हिफाजत हो सके, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग देंगे कैसे, हम इतने कम है। हिम्मत और हौसले से कोई भी जंग जीती जा सकती है। हम मजलूमों का एक प्लेटफॉर्म बना करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर एक समाज ऐसा है जो समाज हमसे भी ज्यादा मारा गया, सताया गया, जुल्म हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, नाइंसाफी हुई, वो समाज दलित समाज। जबकि हमारे जो देश की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में उस समाज का SC/ST समाज का 131 MP बैठता है। कितना? 131 MP।
बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप होता था तो उनके एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होती। आप में से लोगों का ताल्लुक गांव से भी होगा। आपको याद होगा कि उनके घरों पर कोई उनके गिलास में उनके बर्तन में पानी नहीं पीता था। आपको याद होगा कि उनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे। आपको याद होगा कि उनके इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे। आपको याद होगा कि उनकी बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं होते थे। आपको याद होगा कि सारे इलाके की गंदगी को उनकी बस्ती के करीब में ले जाकर के दम किया जाता था, जिस तरीके से आपके इलाके में दम किया जा रहा है सारे कचरे को। क्या मेरी बात गलत है? आप बताइए मुझे क्या ये बात गलत नहीं है कि हमारे घरों के जानवर मर जाते थे, हम उनको फोन करते थे कि मेरी गाय मर गई, मेरी भैंस मर गई, मेरी बकरी मर गई। वो बेचारा आता था, उस जानवर को लेके जाता था, मैदान में ले जाकर के जंगलों में उसको छीलता था, उसकी चमड़ी को ले जाकर के बाजार में बेचता था, तो उसके घर में चूल्हा जलता था। क्या ये बात गलत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है आज से 20 से 25 साल पहले का मामला। क्या सरकारी नौकरी में कोई दलित का बेटा होता था? क्या कोई दलित का बेटा डीजीपी डीआईजी बनता था, आईजी बनता था, एसपी बनता था, डीएम बनता था, लेखपाल बनता था? नहीं बनता था। उसे इंसाफ कैसे मिला? 131 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उसी समाज का था, लेकिन उसके बाद उसके हालात कैसे थे बताओ मुझे आप। मैं नौजवानों आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये अमानतुल्लाह था, ये कौन है? ये वो बाज है, बाज का नाम सुने ना, जो हाथ पे लेकर के शिकार करते हैं, जानते हैं ना आप नहीं जानते हैं बाज के बारे में कि उसको कैसे ट्रेन किया जाता है। हमारे खाला के लड़के हैं, वो बाज पालते हैं, उनको बड़ा शौक है। बाज को पहले फंसा के लाते हैं, 3 दिन तक उसकी आंख को सील दिया जाता है, उसकी आंख को बंद कर देते हैं। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आंख को बंद कर देते थे और 3 दिन तक उसको 4 दिन 3 दिन उसको इतना खाना देते थे ताकि वो जिंदा रह सके, मरे ना। तो किसी भी दरिंदे परिंदे चरिंदे इंसान को सबसे बड़ी अज़ियत ये है कि उसको सोने ना दिया जाए और उसको खाना ना दिया जाए। तो उसको ना सोने देते थे ना उसको खाना देते थे। 3 से 4 दिन बाद जब उसकी आंख खोलते थे तो उसको हाथ पे बैठा करके उसकी आंख को खोला जाता था और उसको खूब पेट भर के खाना खिलाया जाता। तो वो परिंदा ये समझता था कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। उसको ये नहीं मालूम कि यही मुझे पकड़ के लाया, इसी ने मेरी आंख को बंद किया था और इसी ने मुझे भूखा रखा था, इसी ने मुझे सोने नहीं दिया। जब 3 दिन के बाद उसकी आंख खुलती है, उसको खाना मिलता है तो वो खुश हो जाता है और वो ये समझता है कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। तब वो शिकारी क्या करता है कि उसके पैर में एक धागा बांधता है, जैसा हम लोग पतंगे बांधते हैं डोर। धागा बांध करके उसकी डोर को अपने हाथ में ले लेता है और बाज को इस पे बैठाता है। थोड़ी दूर बैठाएगा, वहां से उसको खाना दिखाएगा दोस्त, वो उड़ करके। अब चूंकि उसको यकीन नहीं है कि अभी मेरा वफादार है, इसलिए उसको पैर में रस्सी बांध करके रखता है। थोड़ी दूर से अगर आ गया तो थोड़ा उसको खाना देगा, फिर थोड़ा और दूर लेके जाएगा। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब उसको ये समझ में आता है कि अब ये मेरा पालतू शिकारी हो गया, तब उसके पैर की रस्सी को खोल देता है, तब उससे वो दूसरे परिंदों का शिकार शुरू करता है। तो ये वही बात है जो अपने आका के यहाँ पाले गए, ट्रेनिंग दी गई कि तुम जाओ, अब तुम शिकारी बन चुके हो, तुम मुसलमान मासूम मुसलमानों का शिकार करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये विधायक इसके वक्त में आज आपका इलाका कैसा है बताओ आप। ओखला के लोगों या इस इलाके में बसने वाले बटला हाउस के लोग, आपके इलाकों में सड़कें हैं? है? पानी है? पीने का साफ पानी मिलता है? क्यों? ये विधायक क्यों? अब ये तो जाकर के गुजरात में दिल्ली की सुंदरता की तो हाई दे,
खुदा की कसम, जब आप इधर आएंगे ना अशोका रोड छोड़ करके, ऐसा लगता है कि हम इधर दिल्ली नहीं बल्कि बिहार के किसी गांव में पहुंच गए। सही है या गलत है? हमारे इलाकों से कचरे क्यों नहीं उठाए जाते? क्या तुम ऐसा सीपी के इलाकों में कर पाओगे? वहां इतने कचरे मिलेंगे क्योंकि वहां आपकी तादाद कम है, इसलिए वहां पर कचरे उठाए जाते हैं। यहाँ आपकी तादाद है इसलिए, क्योंकि आप वोट क्यों देते हैं? आपकी कंडीशन वोट देने की क्या होती है? ये नहीं होती है कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, ये नहीं पूछते आप जीतोगे तो हमारे इलाकों से साफ सफाई होगी, आप नहीं पूछते। आप ये सब कंडीशन क्यों नहीं डालते? आप एक कंडीशन पे वोट डालते हो, क्या तुम बीजेपी को हरा दोगे? अगर बीजेपी को तुम हरा दोगे तो हम तुमको वोट डालेंगे और तुम ये प्रूव करके बताओ आप उसको वोट डाल देते हो, यही ना? या 500 रुपए वोट डाल देते हो। याद रखो, 500 रुपए का वोट डालोगे तो 5 लाख का डेवलपमेंट का काम तुम्हारी बस्तियों में नहीं है। बिक जाओगे तो 50 लाख के डेवलपमेंट की उम्मीद मत रखना। बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हो और जब बीजेपी हार जाती है, जब आप उनके पास जाते हो तो ये क्या कहते हैं कि तुमने इसलिए हमें थोड़ी वोट डाला था कि बटला हाउस की सड़कें खराब है, तुमने तो इसलिए डाला था कि बीजेपी को हरा रहे थे, बीजेपी को हमने हरा दिया, तुम्हारा इनाम यही है। अब तुम खामोश हो, 5 साल इंतजार करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि दलित समाज हमसे ज्यादा जुल्म का शिकार रहा, नाइंसाफियों का शिकार रहा। उनका एक मसीहा, उनका एक योद्धा जिसका नाम काशीराम था, वो पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश का रुख किया, गाजियाबाद से अपनी मुहिम का उसने आगाज किया, एक दलित बस्तियों में गया। उत्तर प्रदेश में 22% दलित है, कितना? 22%।